आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फ्रांसिस बेकन के ऊपर है। और फ्रांसिस बेकन जिसकी मैं ऑलरेडी दो वीडियो पहले से भी करा चुका हूँ। मैंने ऑफ स्टडीज जो एलटी ग्रेड में लगे हुआ एसे है बेकन का, वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ लाइन टू लाइन। ऑफ स्टडी के एसे को पढ़ाने के बाद फिर मैंने उसके क्वेश्चन कराए थे, और आज मैं बेकन के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें उसकी बायोग्राफी बेकन के बारे में, बेकन के जन्म के बारे में, बेकन ने कौन कौन से वर्क लिखे थे, उसके इंपोर्टेंट वर्क, उसके लिखने की कला, उसकी स्टाइल, उसका लेटिन पे जो इफेक्ट रहा। लेटिन का बड़ा ज्ञाता रहा है फ्रांसिस बेकन, और इसी वजह से बेकन का नाम बड़ा फेमस हुआ था। लेटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे उस समय के कुछ ही विद्वान व्यक्ति जानते थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक थॉमस मोर का नाम आता है जिन्होंने यूटोपिया बुक लिखी थी। यूटोपिया बुक जो लिखी थी वो 1516 में लिखी थी। और थॉमस मोर का काफी नाम हुआ था, और वे एक टीचर थे जो लेटिन पढ़ाया भी करते थे। बैकन लेटिन यूज करता था। इसी तरीके से जो राइटर लेटिन का प्रयोग करते हैं उनका नाम वाकई एक बहुत बड़े स्कॉलर के रूप में आता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर संस्कृत को जानने वाला या इंग्लिश में कोई महान व्यक्ति, मान लिया आप हिंदी में लिख रहे हो लेकिन कोई इंग्लिश बोलने लगे, इंग्लिश के बारे में बताए, तो थोड़ा सा लगता है कि भाई ये वेल क्वालिफाइड है। बिल्कुल ऐसे ही था फ्रांसिस बेकन। बेकन ने लेटिन में लिखा। दूसरी बात, एक खासियत इसके ऐसे की ये रही है फ्रांसिस बेकन की कि वो हमेशा जो बेकन लिखा करते थे उनके जो सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था वो डिफरेंट था। मतलब जैसा आज उन्होंने कोई ऐसे लिखा तो दूसरा जो ऐसे होगा वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। मतलब हमेशा वैरायटी लाते थे अपने एसेज में, इसीलिए उनके ऐसे बहुत ज्यादा पढ़े जाते थे। बेकन गागर में सागर भरते थे। जैसे आपने वो जैसे हिंदी में हमारे पोइट है बिहारी, और उसके ऊपर आपने सुना भी होगा जिस तरीके से कहा जाता है कि सतसैया के दोहे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। गागर में सागर भरना इसे ही कहते हैं। और इसे इंग्लिश में एक टर्म भी है, उस टर्म को यूज किया जाता है एफोरिज्म। मतलब एफोरिज्म यूज करते हैं, इसमें नाम जब आता है तो फ्रांसिस बेकन का आता है। बहुत ज्यादा चालाकी के साथ एक लाइन में काफी चीजें डाल देते थे, वो मैंने आपको दिखाया भी था। जब आप ऐसे पढ़ोगे ऑफ स्टडी को तो आपके समझ में आएगा भी। वैसे इसकी बायोग्राफी पढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप पहले ऑफ स्टडी जिसमें मैंने टेक्स्ट कराया है, अगर आप उस ऐसे को पढ़ लोगे और फिर बाद में बायोग्राफी करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर अभी भी आपने वो वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो पहले उसे पढ़ो आप, तब इसे यहाँ से क्लियर करना। फिर भी अगर आपको ये है कि भाई मुझे तो ऑफ स्टडी नहीं पढ़ना है, तो आप बैकन को आप उतना ही मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस ऐसे को पढ़ने के बाद में इजीली बैकन समझ में आ जाएगा, वो एग्जाम्पल भी होंगे। और ये भी बात होती है, इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल यूज करते थे फ्रांसिस बैकन जब अपनी कोई चीजें बताते थे कोई बात समझाने के लिए। वो एक लाइन डालते थे, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा रहता था, और फिर एग्जाम्पल से उसे बाद में डिटेल में बताते थे। ऐसा ही उन्होंने ऑफ स्टडी में करा भी है। तो उनका ऐसे है ऑफ स्टडी, उसी को मैं ध्यान में लेते हुए थोड़ा सा बैकन की जब कोई बातें आती है तो मैं बताता भी हूँ। तो लेटिन का यूज करने वाले गागर में सागर भरना, इसे ब्रेविटी भी कहते हैं, संक्षिप्त में अपनी बात को कह देना। तो बहुत बड़ी कला होती है। आप किसी बात को 5 लाइन में बोलो, बैकन उसे 5 शब्दों में बोल देगा, तो ये एक बड़ी बात होती है। क्योंकि आज के टाइम में किसी पे इतना नहीं होता है कि भाई बहुत लंबी कथा आपकी देखे, तो मतलब बहुत मामूली से उसमें। और इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता था, जो ऐसे का टाइटल डालते थे वो ऐसा डालते थे कि रीडर अट्रैक्ट हो जाते थे इनकी तरफ को। एक बात ये भी कही जाती है, बैकन जिस तरीके से लेटिन यूज करते थे अपनी लैंग्वेज में, उससे क्या था कि जो क्रीमी लेयर के व्यक्ति थे, मतलब जो बड़े विद्वान थे, जो मतलब रीडर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो कॉमन पर्सन होते हैं और एक होते हैं वेल एजुकेटेड, जो बहुत ही मतलब अपर लेवल के होते हैं। तो वो लेटिन में, मतलब इन्होंने अपनी लेटिन के माध्यम से ऐसे ऑडियंस को, ऐसे रीडर्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट रखा। हमेशा वो इनके परमानेंट क्लाइंट रहे। क्लाइंट से मेरा मतलब है रीडर्स, जो पढ़ा करते थे इनके एसेज को परमानेंट। और दूसरी बात, कॉमन पर्सन के लिए ये इंग्लिश यूज किया करते थे। और ये अपने कुछ ऐसे तो पूरे लेटिन में लिख दिया करते थे, और कुछ में बीच बीच में लेटिन वर्ड यूज करते थे। तो ये था इनका मतलब वेल क्वालिफाइड दिखाता था। ये पॉलिटिक्स में भी रहे, एमपी रहे थे अपने वहां पर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो एमपी भी रहे। तो और जुडिशरी में भी इनका काफी मतलब जज का जो जज वाला वर्क था वो भी इन्होंने किया है। तो कुल मिलाकर के पॉलिटिक्स की तरफ भी रहे, एसेइस्ट भी रहे, और पहले एसेइस्ट है, ये भी एक बड़ी बात है। फ्रांसिस बैकन का जब नाम आता है तो फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट इन्हें कहा गया है। इंग्लिश एसेइस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहले एसे पे अपना हाथ चलाने वाले पहले व्यक्ति रहे, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा गया। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें,
या फादर ऑफ एसेइस्ट कहा जाए तो इनके गुरु रहे हैं, वो है मोंटेन, जो फ्रांस के थे। फ्रांस के मोंटेन का नाम आता है फादर ऑफ एसेइस्ट में। फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट में इनका नाम आता है। और सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट मतलब इंग्लैंड के सेकंड फादर के बाद वो एडिसन का नाम आता है, जोसेफ एडिसन, जो न्यू क्लासिकल एज के थे। और एडिसन और स्टील दोनों एक साथ बोला जाता है ना, एडिसन एंड स्टील, ये दो नाम है, अलग अलग नाम है। तो एडिसन, जिनके लिए सर रोजर के कैरेक्टर को जिन्होंने काफी आगे को पहुंचाया है, इन दोनों ने मिलकर के, एडिसन ने और स्टील ने, और क्रीड क्लास से लिखे हैं। इनके ऐसे कैसे, ये इम्पर्सनल ऐसे लिखते थे, मतलब अपनी लाइफ के बारे में ना होकर के इम्पर्सनल, स्टडी के बारे में, ट्रेवल के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, ट्रुथ के बारे में ऐसा लिखा करते थे। जैसे चार्ल्स लैम्ब से बिल्कुल अपोजिट, चार्ल्स लैम्ब अपनी लाइफ के बारे में लिखता था। चार्ल्स लैम्ब के अपने, जो रोमांटिक एज के चार्ल्स लैम्ब राइटर है, उन्होंने ड्रीम चिल्ड्रन, कॉर्नवॉल सेंट, वो अपनी लाइफ पे लिखते थे, ऑटोबायोग्राफिकल टच यूज करते थे। लेकिन ये ऑब्जेक्टिविटी दिखाते हैं, मतलब ये अपनी लाइफ के बारे में ना बोल करके समाज के बारे में डालते हैं। तो ऐसे राइटर है फ्रांसिस बेकन। और चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता था द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। तो अगर हम ओवरऑल बोले, फादर ऑफ एसेइस्ट तो वो मोंटेन है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट तो वो बैकन है, और सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट तो वो एडिसन है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट तो वो चार्ल्स लैम्ब है। तो अब इनके वन बाय वन क्वेश्चन देख लेते हैं, और सारे क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, बैकन के बारे में सब कुछ ऑल डिटेल हम देख लेंगे। और इनका जो कार्यकाल रहा है वही विलियम शेक्सपियर वाला टाइम है, उससे थोड़ा सा आगे का रहा। जेम्स फर्स्ट का शासनकाल इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से देखा है बैकन ने, तो उन पे डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांसिस बैकन का जो जन्म हुआ था वो यॉर्क हाउस जगह है वहां हुआ। ये स्ट्रैंड जगह जो है उसके पास है, लंदन में 1561, 1561 में इनका जन्म हुआ। एंड डाइड इन 1626 में इनका, ये मर जाते हैं। जबकि विलियम शेक्सपियर 1616 में मर जाते हैं, 1626 में। 1561 में जन्म हुआ, 1558 में एलिजाबेथ शासन पे बैठी थी, और उसके 8 और 3 11 मतलब 3 साल बाद इनका जन्म हुआ था। तो कुल मिलाकर के 1600 का जो पीरियड रहा है, 1603 में जेम्स फर्स्ट आ जाते हैं, तो थोड़ा सा राजाओं का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो रहे हैं फ्रांसिस बैकन का जो टाइम है, वो कुल मिलाकर जेम्स फर्स्ट वाला इनका क्रीवी टाइम रहा है। तो जैकोबियन एज होती है 1603 से 1625 वाली। नेक्स्ट देखते हैं, बैकन इज द ब्राइटेस्ट, वाइजेस्ट एंड मीनेस्ट मैन ऑफ मैनकाइंड। फ्रांसिस बैकन को 3 वर्ड बोले हैं एलेक्जेंडर पोप ने। एलेक्जेंडर पोप न्यू क्लासिकल एज के हैं, और इनका एक वर्क है रेप ऑफ द लॉक, आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो रेप ऑफ द लॉक मॉक इपिक है, वो इपिक का मजाक उड़ा करके उन्होंने लिखा है, एक लड़की के बालों का कटना जिसका नाम था बेलिंडा। तो ये एलेक्जेंडर पोप ने बैकन के बारे में क्या कहा है कि बैकन ब्राइटेस्ट है, चमकीले मतलब अच्छे भी दिए, वाइजेस्ट बुद्धिमान भी कहा, और एक वर्ड और यूज कर दिया, मीनेस्ट फेलो है, मीनेस्ट मैन है मैनकाइंड के। तो मीनेस्ट कहा तुच्छ। अब तुच्छ या कमीना जो होता है उसे बोलते हैं मीनेस्ट। अब ऐसा वर्ड क्यों यूज कर दिया, तो उसके पीछे ये लॉजिक आता है। जब कुछ क्रिटिक मतलब सोचते हैं, हालांकि अलेक्जेंडर पोप ने डिफाइन नहीं करा, लेकिन कुछों ने इसलिए कहा है कि इन्हें मीनिस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके कुछ वर्क ऐसे हैं जहां पर इन्होंने कुछ मतलब जो नहीं भी बोलना चाहिए उस चीज की तारीफ कर दी। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेके चले, तो इनका एक वर्क है ऑफ ट्रूथ, जिसमें इन्होंने ट्रुथ की तो फायदे बताए, बाकी ये भी बताया कि झूठ भी जरूरी है। सच के साथ झूठ जब मिलेगा तभी कोई विश्वास कर पाएगा। तो ऐसी बातें, या ऑफ स्टडी में इन्होंने स्टडी के नुकसान भी बता दिए, उसके डिसएडवांटेज भी बताए, कि भाई उससे स्लो आलस्य भी आना स्टार्ट हो जाता है, बनावटी लगने लग जाता है। तो कुछ ऐसे काम करते थे जिससे अलेक्जेंडर पोप ने इन्हें मीनेस्ट भी बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैकन ने अपने एसेज को, मेडिटेशन है, बिखरे हुए विचार है। मेडिटेशन होता है किसी चीज को गहनता से विचार करना, तो मेडिटेट करना। और डिस्पर्स होता था बिखरे हुए, तो मेरे बिखरे हुए गहन विचार, मतलब बिखरे हुए क्यों कहा है कि जुड़े हुए नहीं है। आप देखो इनके जो ऐसे हैं वो सारे अलग अलग हैं, किसी पे स्टडी, किसी पे ट्रुथ के बारे में, किसी में ट्रेवल के बारे में, ऐसे बात करते हैं। और डिसजॉइंट फ्रेगमेंट का मतलब भी यही होता है, मतलब जुड़े हुए ना होकर के ये भी डिसजॉइंट है, अलग अलग है। फ्रेगमेंट होते हैं टुकड़े, तो वे अलग अलग टुकड़े हैं। जैसे आप एक सीरियल देख लो सीआईडी जैसा, उसमें सारे जो उसके भाव होंगे वे अलग अलग होंगे, किसी में कुछ किसी में कुछ। और एक आप वैसा सीरियल देख लो जिसमें उसके जो पार्ट आते रहते हैं सब एक दूसरे से लिंक अप होते हैं। तो मतलब एक जैसी चीजें नहीं डालते, वैरायटी डालते हैं। एक बार जो बात लिख दी उसके बारे में दोबारा जिक्र नहीं करेंगे। स्टडी के बारे में लिख दिया तो दूसरा कोई ऐसे स्टडी के बारे में नहीं आएगा। इन्होंने 3 बार अपने ऐसे पब्लिश कराए,
शुरू में तो 10 ही ऐसे पब्लिश हुए थे, लास्ट में 58 के करीब कराए थे। तो 3 बार जो ऐसे पब्लिश कराए, सारे ऐसे बिल्कुल अलग अलग हैं, डिफरेंट है। एक जैसी चीजें नहीं रखते, एक जैसी थीम नहीं होती है उनके अंदर, बिल्कुल डिफरेंट चीजें रखते हैं। समाज से जुड़ी हुई चीजों को जरूर डालते हैं, लेकिन अलग अलग। बेकन ने जो ये कंसेप्ट लिया अपने एसेज का, मतलब जो उन्होंने ऐसे लिखने स्टार्ट करे थे, तो किसको फॉलो करा था, तो उसमें नाम आता है मोंटेन का। ये वही मोंटेन है जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश, सॉरी, फादर ऑफ एसेइस्ट कहा जाता है। ये फ्रांस के है मोंटेन, हु वाज द फ्रेंच एसेइस्ट ऑफ 17th सेंचुरी। अब ये भी 17th के, वो भी 17th के, है तो ये दोनों कंटेम्पररी, लेकिन वो फ्रांस के है और ये इंग्लैंड के है। तो उनके ऐसे को इन्होंने पढ़ा, देखा और उसी की कॉपी करी, नहीं चाही, उसे देख करके इन्होंने लिखा है। तो एक तरीके से अपने गुरु ये मोंटेन को मानते हैं, और मोंटेन पहले है जिन्होंने ऐसे लिखा है। उन्हीं का वर्ड था वो ऐसे, जिससे ये ऐसे वर्ड निकल के आया है, ऐसे से। मोंटेन को फादर ऑफ एसेइस्ट कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें बच्चे कभी कभी गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में। आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या कहा गया है, फादर है या सेकंड फादर है, एसेइस्ट है या इंग्लिश एसेइस्ट है, ये देखना है बहुत जरूरी। तभी आप इस क्वेश्चन को हल करना। कभी कभी जब हमारे पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत होता है तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। तो मोंटेन को फादर ऑफ एसेइस्ट कहा गया है, और अगर इसमें इंग्लिश एसेइस्ट होता तो मोंटेन की जगह वर्ड फ्रांसिस बेकन का होता। फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। तो इंग्लिश एसेइस्ट का फादर कौन कहा गया? फ्रांसिस बेकन को कहा गया है। बेकन अचीव्ड हिज एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बेकन ने जो अपनी एजुकेशन प्राप्त करी है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो काफी पढ़े लिखे हैं बेकन, मतलब लर्नेड। हर कोई पोइट जितने हुए हैं वो जरूरी नहीं है कितने ज्यादा वेल क्वालिफाइड हुए हो, लेकिन फ्रांसिस बेकन बहुत ज्यादा पढ़े हुए थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन गेट की है। मोंटेन यूज्ड ए वर्ड इन फ्रेंच में, मोंटेन ने एक वर्ड यूज करा था जो जिसकी स्पेलिंग ये है ऐसे। फ्रेंच में इसका मतलब था अटेम्प्ट करना, एन अटेम्प्ट। हिज कलेक्शन ऑफ एसेज इज एसेज। कलेक्शन ऑफ एसे जो होता है ना, तो कई सारे, उसे डाल करके इन्होंने एक कलेक्शन बनाया मोंटेन ने, उसे का नाम दिया एसेज। यहीं से वर्ड उठाया है ऐसे, फ्रांसिस बेकन ने। तो ये ऐसे वर्ड यहां से लिया गया, इसका मतलब होता है एन अटेम्प्ट। स्पेलिंग वहां फ्रेंच में कुछ और थी, लेकिन इंग्लिश में ESSAY बनाई गई स्पेलिंग। बेकन को अपॉइंट किया गया था अटॉर्नी जनरल के रूप में 1617 में। अटॉर्नी जनरल एक बहुत बड़ा पद होता है, ये सरकार की तरफ से आज भी होता है अटॉर्नी जनरल, हमारे इंडिया में भी। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है, ये बहुत बड़ा पद है। ये जुडिशरी में, मतलब जो वकील होते हैं ना, उसमें एक तरीके से सरकारी वकील होता है, गवर्नमेंट का वकील, जो गवर्नमेंट को सलाह देता है कि आप इस तरीके से करो। गवर्नमेंट के लिए जब कोर्ट में कोई मामला फंस जाता है, तो गवर्नमेंट का जो वकील खड़ा होता है बड़ा, वो अटॉर्नी जनरल होता है। तो अटॉर्नी जनरल का पद भी इन्होंने ग्रहण करा था। बेकन ये अटॉर्नी जनरल रहे थे, फ्रांसिस बेकन, 1617 में। तो इस समय गवर्नमेंट किसकी थी, मोनार्की किसकी थी, राजा कौन था? वो था जेम्स फर्स्ट। तो जेम्स फर्स्ट जैकोबियन एज चल रही थी, तो उसके अंडर में भी ये रहे हैं बेकन। बेकन के जो एसेज है वो बड़े चार्मिंग है। वो इसलिए चार्मिंग नहीं है कि अपने सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए तो है ही, केवल सब्जेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि देयर स्टाइल, वो उनके सब्जेक्ट की वजह से ना होकर के, मतलब सब्जेक्ट तो अच्छे थे ही, तो सब्जेक्ट की वजह से ना होकर के स्टाइल की वजह से, इनकी जो स्टाइल है ना, ये ब्रेविटी डालते हैं। ब्रेविटी होता है कि संक्षिप्त में लिखना, गागर में सागर, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, ये ब्रेविटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा मौका लगता है ऐसे वर्ड को चयन कर लेते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आता है। लूसिडिटी है, तरलता है। तो इनकी जो स्टाइल है, प्रोज स्टाइल का मतलब होता है, आपने अगर यही प्रोज स्टाइल हम लिटरेचर में, प्रोज स्टाइल का मतलब होता है गद्य शैली, गद्य लिखने की, मतलब जो प्रोज लिखते हैं। और अगर इसी को हम पोइट्री में चला जाएगा तो इसे बोलेंगे डिक्शन, भाषा शैली। तो वहां डिक्शन होता है, और यहाँ पर जैसा आपने एक वर्ड सुना होगा काव्यगत सौंदर्य, ऐसे वर्ड आता है ना। तो ये गद्य पद, मतलब गद्य जो होता है प्रोज को लिखने का तरीका, वो प्रोज स्टाइल होती है। मतलब उसके अंदर हम अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं, शब्दों को कैसा, स्ट्रक्चर कैसा है, वर्ड कैसे यूज हो रहे हैं, लैंग्वेज कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं है। और जैसे इसमें संक्षिप्तता में लिख रहे हैं या फैला के लिख रहे हैं, एग्जाम्पल्स कैसे डाले जा रहे हैं, ये सब स्टाइल है लिखने की। तो इसकी वजह से, प्रोज स्टाइल की वजह से ही फ्रांसिस बेकन काफी, मतलब पॉपुलर हुए हैं। अगर मेंस में जब हम जाते हैं एलटी ग्रेड में, जैसे अब प्री एंड मेंस दोनों होने लगे हैं, पहले केवल एक ही एग्जाम हुआ करता था, तो जब मेंस में जाओगे तो इसकी प्रोज स्टाइल भी आपको
तैयार करनी पड़ेगी। मतलब मेंस में क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, आप प्री में तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेंस में आपको इसकी स्टाइल को पूरा करना पड़ेगा। इसकी स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिसन की प्रोज स्टाइल करनी पड़ेगी, और इनकी भी, बेकन की भी प्रोज स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बेकन एक इंग्लिश फिलोसोफर थे और स्टेट्समैन थे। फिलोसोफर होते हैं अपनी बातों को, फिलोसफी को, अपनी दार्शनिकता को दिखाना। स्टेट्समैन हो जाते हैं राजनेता टाइप में। तो ये राजनेता, क्योंकि ये राजा के अंडर में थे, तो ये राजनीतिक, क्योंकि एमपी भी रहे हैं तो राजनेता भी रहे। ही इज वन ऑफ द पाइनर्स, होता है किसी चीज को स्टार्ट करने वाला, अग्रदूत, मतलब जिसने शुरुआत करी हो, वो पाइनर है। मॉडर्न फिलोसफी इन ऑल कंट्रीज में मॉडर्न फिलोसफी को देने वाले, मतलब एक नई नए युग की दार्शनिकता को शो करने वाले रहे हैं, ऐसा लेगियस ने कहा है कि भाई ये मॉडर्न फिलोसफी को फैलाने वाले भी रहे हैं फर्स्ट। बेकन वाज द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ लेटिन, लेटिन के ये मास्टर रहे हैं। अब लेटिन के मास्टर से मतलब ये है कि बेकन वाज द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ लेटिन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लेटिन को लिखा करते थे, लेटिन लैंग्वेज है। और यहाँ पर इन्होंने लेटिन को लिखा, लेटिन एक बड़े विद्वान व्यक्ति लिखा करते थे, या पढ़ा करते थे, या पढ़ाया करते थे। तो लेटिन में इनका बहुत बढ़िया हाथ था। हिज फिलोसफिकल बुक्स, उनकी जो फिलोसफिकल बुक्स है ना, वो ज्यादातर इसी लैंग्वेज में है। जो बढ़िया फिलोसफिकल बुक्स है जिनमें इन्होंने अपनी फिलोसफी दिखाई है, वो लेटिन में लिखी है इन्होंने, इंग्लिश में ना लिख करके लेटिन में। और लेटिन को कौन ज्यादा पढ़ा करता था? जो काफी लर्निड होते थे, और वही व्यक्ति फिलोसफी को इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि फिलोसफिकल जो बुक होती है ना, वो इजीली समझ में नहीं आती। तो उसे काफी लर्नेड पर्सन ही समझ सकते हैं। बैकन का विश्वास था कि ये लेटिनी ट्रांसलेशन थे बाय विच हिज इंग्लिश एसेज बिकम पॉपुलर क्विकली। वो इतने जल्दी फेमस हो गए, इसके पीछे बैकन खुद कहते हैं कि मेरा लेटिनिज्म है, मतलब मैंने जो लेटिन यूज करा है ना, इससे मेरी बहुत जल्दी फेमस हुआ हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें डाली है जो और राइटर नहीं लिखा करते थे इस तरीके से। तो मैंने एक नई चीज करी, मैंने लेटिन लिखना स्टार्ट करा, लेटिन में ट्रांसलेशन करे, तो उसकी वजह से मेरे ऐसे मैं बहुत जल्दी फेमस हुआ हूँ अपने लेटिन की वजह से, ऐसा खुद बैकन का कहना है। डीन चर्च एक क्रिटिक है, वो कहते हैं बेकन के एसेज के बारे में कि बेकन के एसेज जो है ना, ऐसे कम डाउन होते हैं, ऐसे उतरते हैं, लाइक स्ट्रोक्स ऑफ हैमर, जैसे हैमर का स्ट्रोक लग रहा हो, जैसे हथौड़ा कोई मार रहा हो। मतलब उनके ऐसे ऐसे नहीं है कि हमने पढ़ लिया और कुछ असर ना हुआ हो। ऐसा होता है जैसे हथौड़े का असर हो रहा हो, मतलब उनकी एक एक बात में बड़ी वजन होता है, वो कोई भी बात यूं ही नहीं लिखते। और उसमें आपको, आप देखोगे सुपर फ्लाउसी चीजें नहीं मिलेगी, मतलब बिना मतलब की फालतू चीजें नहीं होंगी। पॉइंट टू पॉइंट कंसंट्रेट करते हैं, जैसे जॉर्डन को अगर हम देखें, तो वो बिल्कुल कंसंट्रेशन होता है, और बिल्कुल ऐसे लिखता है कि जिस चीज की जरूरत है वो ही लिखेगा, फालतू की बातें नहीं होंगी। लेकिन जैसे आप चार्ल्स लैम्ब को पढ़ लो, पता नहीं इधर उधर की बातें करेगा अपने परिवार के बारे में, इधर ये नहीं करती, तो बिल्कुल सीधे सीधे। और इनके जो ऐसे है, जो उनकी लाइनें हैं, जो वर्ड है, वो ऐसे प्रहार करते हैं जैसे हथौड़े का प्रहार चल रहा हो। तो ऐसा कहा है इनके ऐसे के बारे में। बेकन मेक्स हिज आइडियाज क्लियर विदाउट इलिस्ट्रेशन। बेकन जो है, वो अपने आइडियाज को क्लियर करते हैं विदाउट इलिस्ट्रेशंस, बिना इलिस्ट्रेशंस के, एग्जाम्पल के। वो अपने आइडियाज को क्लियर करते हैं, मतलब जो भी उनके विचार होता है एकदम उसे लिख देते हैं, बाद में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले एकदम अपने बिल्कुल पहली लाइन देखो आप स्टडी की, उसमें कहा गया है स्टडी सर फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। सीधी सीधी बात करते हैं, बाद में उसे फिर एक्सप्लेन करते हैं। बेकन वॉज चार्ज्ड विद ब्राइबरी, इन पे ब्राइबरी का चार्ज लगा था, इनकी पर्सनल लाइफ आ गई कि जहां पर रिश्वत लेने का इन पे चार्ज लगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जहां पर ये एमपी रहे, तो वहां इन पे रिश्वत का चार्ज लग गया। इन्हें मतलब फाइन भी देना पड़ा, जेल भी, इम्प्रिजनमेंट हो गई थी एक तरह से, उम्र कैद, लेकिन रिलीज हो गए थे नेक्स्ट डे ही, मतलब ये रिलीज कर दिए गए थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इन्हें रिमूव कर दी, इनकी मेंबरशिप डिसमिस कर दिए थे सभी पोस्ट से, और इन पे 40,000 $40,000 का फाइन भी लगा था। और लाइफ प्रिजन इम्प्रिजनमेंट थी, उम्र कैद भी हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट डे इन्हें रिहा कर दिया गया था। तो केवल एक ही दिन मतलब ये रह पाए थे, फिर इन्हें रिहा कर दिया, क्योंकि बहुत सोर्स थी इनकी, और राजा से तो खैर इनका बिल्कुल सीधा ही कांटेक्ट था। तो वो सब चीजें काम आई, इनकी जो सम्मान, फेमस जो थे ये, तो उस चीज से ये ज्यादा लंबे समय तक, क्या मतलब नेक्स्ट डे ये रिलीज हो गए। बैकन ने अपने वर्ष को तीन टुकड़ों में, तीन ब्रांचेज में डिवाइड करा है।
वो कहते हैं, एक कुछ ऐसे उन्होंने लिखे हैं साइंटिफिक रीजन पे, मतलब साइंस से रिलेटेड, कुछ धर्म से, और कुछ जुडिशियल वर्क, मतलब जो कानूनी होते हैं उनके ऊपर भी लिखा है। देयर आर ल्यूसिडिटी, सिंप्लिसिटी कह दो आप एक तरह से, फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रेविटी, ये चार चीज इनके बैकर की स्टाइल में देखने को मिलती है। ल्यूसिडिटी होता है तरलता, तरलता से मतलब होता है बहुत स्पष्टता से ये अपने एसेज को लिखते हैं। सिंप्लिसिटी से मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं बीच बीच में। और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, जैसा माहौल होता है, जैसी सिचुएशन होती है, जैसा मूड होता है, वैसे वर्ड को ढाल देना, उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। और ब्रेविटी तो इनका सबसे बड़ा हथियार है कि ये छोटा लिखते हैं। ब्रेविटी से मतलब यहाँ बहादुर से नहीं है, ये स्पेलिंग अलग है, इसका मतलब भी आपको समझना है। ब्रेविटी होता है संक्षिप्तता, वही गागर में सागर, मतलब एक लाइन में बहुत कुछ कह देना। ब्रेविटी इज आल्सो मेन क्वालिटी ऑफ हिज स्टाइल, इनकी स्टाइल की मेन क्वालिटी है ब्रेविटी। ही पैक्स हिज थॉट्स इनटू फ्यूएस्ट वर्ड्स, ये अपने विचारों को पैक कर देते हैं कुछ ही शब्दों में, मतलब जो बोलना होता है ना, कम शब्दों में लिखते हैं। सो हिज सेंटेंस आर शॉर्ट, इसीलिए सेंटेंस इनके छोटे होते हैं। ही एक्सपेंड्स हिज सेंटेंसेज इनटू फ्रेजेस, ये अपने सेंटेंस में फ्रेज डालते हैं, सूक्ति टाइप में होती है फ्रेजेस। और ही हैज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, बहुत कम संभावित शब्दों में ये अपनी बातों को रख देते हैं, ये क्वालिटी है बैकर की। उनके जो सेंटेंस छोटे होते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग्स होती है, उनके वर्ड में बहुत कुछ छिपा रहता है। और इसीलिए वो, इसीलिए कहा जाता है कि इनकी जो स्टाइल है ना, वो ब्रेविटी भरी हुई है, उसमें संक्षिप्त, बड़ी चालाकी से अपनी बातों को कम शब्दों में कह देते हैं। तो एफोरिज्म जो वर्ड आएगा वो यही है, एफोरिस्टिक स्टाइल है इनकी। बैकन के जो एस्सेज है आर लाइक रिच एंड हैवी फूड, इनके एस्से रिच एंड हैवी फूड है, मतलब भारी भरकम उच्च भोजन है। विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन लार्ज क्वांटिटी एट वंस, जिन्हें लार्ज क्वांटिटी में नहीं पचाया जा सकता। मतलब बैकन के एस्से, अगर आप पूरे एस्से के बहुत सारे स्टेंजे एक साथ पढ़ लोगे ना, तो पचा नहीं सकते, क्योंकि बहुत कुछ भरा हुआ है उनके अंदर। अब यूं तो आप रीडिंग कर जाओ, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो जल्दी से नहीं, बहुत सारे को एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि सारी लाइनों में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, बहुत मीनिंगफुल होते हैं, तो उन्हें पचाया नहीं जा सकता। तुलना करिए कि उनके जो एसेज है वो हैवी फूड बता दिए, जिन्हें डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता लार्ज क्वांटिटी में एट वंस। जो टाइटल है बेकन के एसे का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जो वो ऐसे लिखते हैं ना, उसका जो टाइटल लेते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग, सबको पढ़ने का मन होता है कि भाई देखो टाइटल अच्छा होना भी चाहिए। आफ्टर सीइंग द टाइटल को देख करके रीडर जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता पढ़े बिना द फुल ऐसे, वो सोचता है मैं पूरे ऐसे को पढूं। जो देखता है ना, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, मैरिज और सिंगल लाइफ के बारे में लिखा है, तो भाई मैं देख लेता हूँ, मतलब ऐसा ऐसे करता है। बेकन एक मोरलिस्ट है, मतलब जो वो अपने ऐसे होते हैं ना उनमें मोरलिटी, इथिक्स, वो कुछ नैतिकता के बारे में बात करते हैं, और पॉलिटिशियन भी है, तो वो अपने एसेज में मोरलिटी दिखाते हैं, और पॉलिटिशियन तो ये है ही। बैकन ऑफ वर्ड यूज करते हैं एसे के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ हिज एसे, ऑफ ट्रेवल, ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज, ये इनकी क्वालिटी है। ये है बैकन की स्टाइल है लिखने की, अपने एसेज का जो टाइटल देने की स्टाइल है, ऑफ लगाते हैं। जो टाइटल है उनके कुछ फेमस पॉपुलर एसे है, उनका नाम है ऑफ ट्रूथ है, ऑफ स्टडीज है, ट्रेवल है, ऑफ रिवेंज, बदले के ऊपर। तो ऐसा कोई टाइटल होता है तो आदमी सोचता है ना अंदर क्या है, ऑफ यूथ एंड एज, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन, ऐसे कुछ ये फेमस ऐसे हैं। बैकन की जो स्टाइल है वो मोजिक माने होता है ग्रुप, ब्लेंडिंग, मिश्रण है कोटेशंस का। उनकी स्टाइल में मिश्रण है किस चीज का, कोटेशन बहुत है, कहाँ से उठाई हुई, कुछ बाइबल से ले रखी है, कुछ क्लासिकल राइटर से ले रखी है। अब क्लासिकल राइटर होते हैं दो, मैं आप पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ, क्लासिकल जब वर्ड आ जाए लिटरेचर में तो इसका मतलब होता है ग्रीक और रोम, इन दोनों का लिटरेचर को क्लासिकल लिटरेचर कहते हैं। तो ये जो नाम नीचे आ रहे, लिवी का, विर्जिल का, प्लेटो, सिसरो, एरिस्टोटल, कुछ इसमें ग्रीक के हैं और कुछ इसमें रोमन राइटर है। तो ऐसे राइटर्स की कोटेशंस जो होती है वो, और बाइबल की कुछ कोटेशंस, ये मिश्रण देखने को मिलेगा आपको बैकन की स्टाइल में। तो बैकन यहाँ से कुछ कोटेशन उठा लेता है, कुछ बाइबल से उठा लेगा, कुछ ऐसे ऐसे राइटरों के। बैकन इज द मास्टर ऑफ सिम्बली एंड मेटाफर, यूज करता है बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच में, सबसे ज्यादा सिम्बली और मेटाफर को बैकन ने यूज करा है अपने एस्से के अंदर। बैकन रेनासेंस एज से बिलोंग करती है, तो रेनासेंस एज तो काफी लंबी चलती है, काफी शुरू से चलती है। तो रेनासेंस है विद्या जागृति काल, तो ये विद्या जागृति काल चौसर के टाइम से ही लगा लिया जाता है, कुछ उससे थोड़ा
1558 से लगा लेते हैं। और काफी लंबे समय तक ये रेनासेंस एज, बिलेटेड रेनासेंस या बिलेटेड एलिजाबेथन एज का जो राइटर है वो मिल्टन को भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर के ये रेनासेंस एज है। इसके बाद में जो बड़ी एज आएगी वो न्यू क्लासिकल आएगी, और न्यू क्लासिकल के बाद रोमांटिक एज। बैकन एफोरिज्म यूज करते हैं अपनी स्टाइल में। यही वर्ड मैं कई बार बता चुका हूँ। ये होता है कि जैसे अभी था ना, अपनी चालाकी से एक लाइन में बहुत बहुत कुछ कह जाना, वो एफोरिज्म है। तो ये ऐसे ही करते हैं, मतलब कम शब्दों में ज्यादा कह देना, वो एफोरिज्म। एफोरिज्म एक शॉर्ट और क्लेवर और मेमोरेबल स्टेटमेंट होता है, छोटा, चालाकी से, और ऐसा यादगार। मतलब वो लाइन फिर रट सी जाती है, मतलब जैसे प्रोवर्ब बन जाती है ना, ऐसे हो जाती है वो। तो छोटी सूक्ति कहते हैं उसे हम, वो एफोरिज्म है। दैट एक्सप्रेसेस ए जर्नल ट्रूथ, जिसमें कुछ सच्चाई आती है, प्रैक्टिकल विजडम आती है, मोरल प्रिंसिपल। उसके अंदर कुछ जनरल, जैसे मैंने बताया ना, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and few are chew and digested। तो कुछ किताब तो जो होती है टेस्ट करके पढ़ी जाती है, कुछ को निगल लिया जाता है, कुछ को चबाया जाता है। रीडिंग मेक ए फुल मैन, रीडिंग फुल मैन बनाती है। कॉन्फ्रेंस रेडी एंड जो राइटिंग है एन एग्जैक्ट मैन। तो ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो प्रोवर्ब बन जाती है, कहावतें ऐसी तो बनती है। इसी एफोरिज्म कहा गया है। छोटी सी चालाकी से मेमोरेबल स्टेटमेंट जो कभी भुलाया ना जा सके, हमेशा, मतलब वो यादगार में रहता है। दैट एक्सप्रेसेस ए जर्नल ट्रूथ, जिसमें कुछ सच्चाई छिपी रहती है, कोई ऐसी प्रैक्टिकल विजडम होती है जिसे वाकई इंसान ने कई बार आजमाया हो, जब भी तो वो ऐसी चीजें लिखेगा। या मोरल प्रिंसिपल होता है, उसमें कुछ नैतिक शिक्षा होती है, सिद्धांत होते हैं। तो ऐसी लाइन जो कुछ ज्ञानवर्धक होती है, यादगार रहे, एक लाइन, वही प्रोवर्ब टाइप में जो होता है, तो उसे हम एफोरिज्म कहते हैं। तो बैकन यूज करता था ऐसे। बैकन के जो एसेज है, वेंट थ्रू, वे चले हैं 3 एडिशंस में, बाहर निकले हैं। एक 1597 में एडिशन निकाला था, उसमें तो 10 ही ऐसे थे। 1612 में निकाला, और 1625 में तो 58 निकाल दिए थे इन्होंने। हिज एसेज कलेक्शन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1597 में जो हुआ था, उसमें 10 ऐसे थे। फाइनल जो 1625 में एडिशन हुआ था, 58 तक पहुंच गए थे। तो मतलब बाद में अपने एसेज की गति भी बढ़ा दी थी इन्होंने। ही बिलीव्ड दैट नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल, एम्ड एट इम्प्रूविंग ह्यूमन लाइफ। उन्होंने कहा, उनका विश्वास था कि ज्ञान जो होता है, जो हम ज्ञान एकत्रित करते हैं, शुड बी प्रैक्टिकल। ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये बात ऑफ स्टडी एस्ते में मैंने आपको बताई भी थी। बैकन, मैंने क्या बैकन ही बता रहा था, बैकन की बात बताई कि वो कहता है स्टडी करो, लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस भी करो। मतलब आप जो चीज पढ़ते हो उसका एक्सपीरियंस भी करना जरूरी है, मतलब अभ्यास भी जरूरी है। वो अपने बिहेवियर में लानी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए चीजों का, तभी वो ज्ञान पक्का होता है। तो यहाँ पर भी यही बात है। ही बिलीव दैट नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल। उनका मानना था ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकली करना चाहिए, और उद्देश्य होना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना, कि भाई ह्यूमन लाइफ को कैसे इम्प्रूव करा जाए, ये जरूरी है। बैकन की जो प्रोज स्टाइल है उसे कहा जाता है कि वो लॉर्डेड है, भरी हुई है। उसमें विजडम है, बुद्धि, और कॉम्प्रेस्ड फॉर्म है। कॉम्प्रेस्ड होती है बिल्कुल, कॉम्प्रेस्ड करना, संकुचित करना। जैसे किसी चीज को नैरो कर देना, मतलब बहुत सारे में फैली हुई है, मुट्ठी में ले आओ बिल्कुल, उसे कॉम्प्रेस्ड फॉर्म बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, इनके ऐसे बहुत लंबे लंबे नहीं मिलेंगे आपको, छोटे में ही बहुत कुछ भर देते हैं, तो कॉम्प्रेस्ड वो होता है। हिज एसेज आर कंसिडर्ड ए ट्रेजरी ऑफ वर्ल्डली विजडम। ऐसा कहा जाता है इनके जो एसे है ना, वो ट्रेजरी है, खजाना है। किस चीज का? वर्ल्डली विजडम, सांसारिक ज्ञान भरा हुआ है। मतलब इनके एसे में बहुत ज्ञान है। आपने तो केवल एक ही एसे पढ़ा है इनका ऑफ स्टडी, देखो उसमें कितनी बातें उन्होंने डाली है। आप उसे ही देख लो, उसमें बहुत सारी चीजें समझाने वाली बताई उन्होंने। बताया है हमारे जो हम पैदा होते हैं तो हमारी नेचुरल एबिलिटी होती है, हमारी योग्यता जो होती है नेचुरल एबिलिटी को लेकर के पैदा होते हैं। जिस तरीके से नेचुरल प्लांट होता है, और प्लांट जो होता है ना, नेचुरल प्लांट, वो किधर को भी, मतलब कैसे भी बढ़ता चला जाएगा, नीचे को गिर जाएगा, झुक जाएगा, सही नहीं चलेगा डायरेक्शन में, पत्ते शाखा फैला देगा, उसकी कटाव छटाव जरूरी होता है। इसी तरीके से इंसान की जो नेचुरल एबिलिटी होती है ना, उस पे भी स्टडी एंड एक्सपीरियंस की कैंची चलनी जरूरी है। तो अध्ययन से, एक्सपीरियंस से हम सही दिशा में जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ज्ञानवर्धक चीजें ये देता है। तो वर्ल्डली विजडम से भरे हुए खजाना है। बैकन जो लेटिन वर्क लिखता है, उनका जो मीन है ना, मेन फॉर ए परमानेंट स्कॉलरली ऑडियंस, वो प्राप्त करना है एक परमानेंट विद्वान वाले व्यक्ति ऑडियंस। उन्होंने अपने लेटिन से
एक परमानेंट ऑडियंस जोड़ दी अपने साथ, क्योंकि जो, और वो भी कौन सी वाली, जो स्कॉलरली मतलब विद्वान, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, उन पे एक तरीके से लेटिन ऐसे जो लिखे हैं ना, उनसे वो ऑडियंस पक्की हो गई। जबकि जो उन्होंने इंग्लिश में ऐसे लिखा है वो टारगेट करता है जनरल रीडर्स को, उसमें जो ऑडियंस है, रीडर्स है, वो जनरल आम आदमी को उसने इंग्लिश वाले उससे जोड़ दिया, और बड़े विद्वान जो है, क्रीमी लेयर वाले जो है, वो लेटिन से जोड़ दिए। इनके जो ऐसे हैं ना, वो रिटन इन स्टाइल दैट मॉडर्न क्रिटिक्स कॉल एफोरिस्टिक। इनकी स्टाइल जो है लिखने की, उसमें कुछ क्रिटिक ने इनकी स्टाइल को क्या कहा है, एफोरिस्टिक बताया है। वही एक लाइन है, बड़ी क्लेवर तरीके से मेमोरेबल लाइन लिख दी, जो कोई ज्ञानवर्धक होती है, उसे एफोरिस्टिक स्टाइल है। एंटिथेटिकल होती है विरोधाभास। इनकी स्टाइल ऐसी है, ये एक बार कहेंगे एक लाइन में शुरू में कि भाई स्टडी के ये तीन फायदे हैं, फिर बताएंगे स्टडी के ये तीन डिसएडवांटेज भी है। ये कहेंगे ट्रुथ होना चाहिए जिंदगी में, फिर कहेंगे नहीं झूठ भी होना चाहिए। तो ये एक तरीके से विरोधाभास यूज करते हैं। एंड कंडेंस्ड वही होता है, जो कंडेंस्ड होता है कि संकुचित, मतलब बिखरा हुआ ना होके इकट्ठा छोटा। ब्रेविटी मतलब, तो वो चीज तो है ही, ब्रेविटी इनकी स्टाइल में गागर में सागर है, मतलब इसका मतलब। बेकन सर्व एज लॉर्ड चांसलर रहे हैं इंग्लैंड के। अब इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर, ये समझो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया हो, तो वो भी रहे हैं। और फ्रॉम 1618 से लेके मतलब 3 साल तक द हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन थी किंगडम में। मतलब जुडिशियल पोजीशन तो वही हो ना, जज का, जज वाला भी इनका रुतबा रहा 3 साल, तो इन्होंने ये भी पोस्ट ली। इन्होंने कभी शादी नहीं करी थी। और एक मोटो लक्ष्य रहा लाइफ का कि मेडोकोरिया फिर्मा, ये लेटिन वर्ड है, इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, द मिडिल वे इज सेफ। इन्होंने कहा भाई मैं तो मिडिल वे, मतलब अनमेरिड ही सेफ है तरीका, तो मैरिज नहीं करी थी। फॉर हिज पर्सनल क्रिस्ट, अपने पर्सनल क्रिस्ट माने होती है अपने उद्देश्य के लिए, मतलब इन्होंने कभी शादी नहीं करी। बैकन स्ट्रांगली एडवोकेट कराया, उन्होंने इस चीज के पक्ष में, एडवोकेट करना होता है सलाह देना, उसका पक्षधर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ थियोलॉजी एंड फिलोसफिकल साइंस, ये अलग रहे। थियोलॉजी होता है रिलीजन से, फिलोसफिक साइंस से। और ये इनका तर्क था, आर्ग्यूइंग करा दैट द स्टडी ऑफ नेचर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन। जो हमारा स्टडी का नेचर है, जो हम अध्ययन करते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हम किसी के अधीन नहीं होने चाहिए रिलीजियस डॉक्ट्राइन के। मतलब धार्मिक जो सिद्धांत है ना, उससे ऊपर को होकर के हम कुछ भी पढ़े, अध्ययन करें कैसा भी हो, उसमें जरूरी नहीं है कि हम धर्म से जुड़ करके करें, ऐसा इनका मानना था। मतलब स्टडी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। बैकन एक मेंबर रहे हैं पार्लियामेंट के, तो एमपी रहे लगभग 20 ईयर्स। ही कॉइंड द टर्म, एक टर्म है जो इन्होंने कॉइंड करी है, इंपोर्टेंट है, इंस्टेंटाइन क्रूशियल। अब इंस्टेंटाइन जो बोला है ना, वो इंस्टेंसेस कहते हैं इंग्लिश में, ये तो लेटिन वर्ड हो गया। क्रूशियल इंस्टेंसेस, उच्च महान, इंस्टेंस होते हैं एग्जाम्पल्स, विच लेटर इवोल्व इनटू द मॉडर्न फ्रेज, जो बाद में एक मॉडर्न प्रोज में इवोल्व हो गए, सम्मिलित हो गए। क्रूशियल एक्सपेरिमेंट, मतलब ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। क्रूशियल इंस्टेंसेज होता है कि हमें महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देने चाहिए अपनी स्टाइल में, मतलब जब हम लिखते हैं ना तो एग्जाम्पल्स देने चाहिए, वो भी क्रूशियल, उच्च महान। और बाद में से कहा क्रूशियल एक्सपेरिमेंट, मतलब हमें उसके बारे में जो चीज लिखते हैं उसका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, मतलब अभ्यास हो, वो हमने अपने व्यवहार में एडोप्ट कर रखा हो, उसे ही हमें बताना चाहिए अपने रीडर्स को। मैनी क्रिटिक्स कॉल बैकन एसेज द हैंडबुक्स ऑफ वर्ल्डली सक्सेस। बहुत सारे क्रिटिक है जो बैकन के एसे को कहते हैं कि बैकन के जो एसे है ना, वो हैंडबुक्स है, सक्सेस की हैंडबुक, मतलब सफलता की कुंजी है, की ऑफ सक्सेस है इसका मतलब। अगर हम इसे बैकन के एसेज को पढ़ते हैं, तो वो एक तरीके से वो सक्सेस की है, हैंडबुक्स है सक्सेस की। तो सफलता की कुंजी कहा है बहुत सारे क्रिटिक ने बैकन के एसेज को, मतलब उसे पढ़ के हमें काफी नॉलेज गेट होती है, क्योंकि उनके जो एसेज है वो ट्रेजरी ट्रेजरी है, वर्ल्डली विजडम का खजाना है, ऐसा मानना है बैकन के एसेज को। तो ये था बैकन। और इनके बारे में हमने टोटल उनकी बायोग्राफी के बारे में, किस तरीके की स्टाइल है, लेटिन का कैसे वर्ड यूज करते हैं, तो लेटिन का आपको मैंने देखो कितने राइटर के बारे में अब तक पढ़ा चुका हूँ, लेकिन लेटिन में जब बात आती है तो मेरे दिमाग में एकदम तीन राइटर आते हैं। थॉमस मोर, जिन्होंने यूटोपिया बुक लिखी थी 1516 में, और एक आते हैं एडिसन, वो भी लेटिन लिखा करते थे, और फिर इनका नाम आता है बैकन का। मतलब हालांकि औरों ने भी यूज करी है लेटिन,
बैकन तो महान इसलिए है, इन्होंने पूरा लेटिन में, कुछ होते हैं ना बीच बीच में यूज करना, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ बीच में इंग्लिश वर्ड यूज करना, कुछ कुछ इंग्लिश में सारा कुछ कर दे, तो ये चीजें होती है। तो लेटिन में ही पूरा का पूरा ऐसे लिख देने वाले राइटर रहे हैं फ्रांसिस बैकन, और जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। यहीं तक करेंगे इनका।